रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2014 में संसद द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के संस्था के रूप में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध झांसी में हुई। विश्वविद्यालय लगभग 300 एकड़ के क्षेत्र में विस्तारित है। ये विश्वविद्यालय न केवल बुंदेलखंड अपितु देश के विभिन्न राज्यों के विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त कृषि शिक्षा, अनुसंधान व किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही साथ यहाँ उन्नत बीज भी उपलब्ध हो रहा है। इसके साथ ही पशु चिकित्सा एवं मत्स्य महाविद्यालय की स्थापना भी इसी विश्वविद्यालय के अंतर्गत दतिया में की जा रही है। दलहनी एवं तिलहनी फसलों के अनुसंधान का ये विशिष्ट केंद्र है और यहाँ दक्षता युक्त शिक्षा भी दी जा रही है। इस विश्वविद्यालय के 2 नवनिर्मित शैक्षणिक एवं प्रशासनिक भवनों का निर्माण कार्य नवंबर 2017 से प्रारंभ होकर लगभग 2 वर्षों की अवधि में ही NBCC द्वारा पूर्ण कर लिया गया। शैक्षणिक भवन का कुल क्षेत्रफल लगभग 17,500 वर्ग मीटर है, जिसमें 19 स्मार्ट क्लासरूम सहित विद्यार्थियों के लिए 23 प्रयोग है। प्रशासनिक लगभग 5,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में निर्मित है, जिसमें समिति कक्ष एवं बोर्ड रूम जैसे सभी महत्वपूर्ण सुविधाएं हैं। विश्वविद्यालय में कुलपति, कुल सचिव, निदेशक, अधिष्ठाता के साथ साथ लगभग 14 राज्यों के उत्कृष्ट शिक्षक निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन भवनों में ऊर्जा दक्षता के सभी मानकों को समाहित किया गया है, जिसमें सौर ऊर्जा पैनल, LED लाइट, वर्षा जल संचयन, तकनीकी एवं प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया गया है, जो इस विश्वविद्यालय को प्राकृतिक स्वरूप देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में जारी नई शिक्षा नीति से कृषि शिक्षा के क्षेत्र में भी युवाओं का कौशल विकास होगा और स्वरोजगार के अनेकानेक अवसर प्राप्त होंगे। आज इस विशिष्ट विश्वविद्यालय को माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं, जिससे हम सभी गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। अब मैं डॉक्टर अरविंद कुमार, कुलपति रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय से आग्रह करता हूं कि विद्यार्थियों से सम्मान्य प्रधानमंत्री जी का परिचर्चा का संचालन करें। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी, योगांशी आर्या BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की सेकेंड ईयर की छात्रा हैं और मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की रहने वाली हैं। नमस्कार सर। युगांशी, आपके पास कई ऑप्शन हो सकते हैं। आपके सारे जो साथी मित्र होंगे, मैं नहीं मानता हूं कि इस प्रकार के विषय पढ़ने के लिए आपके सब साथियों को अच्छा लगता होगा, लेकिन आपने इस दुनिया को चुना, कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ने का तय किया। ऐसा क्यों किया? नमस्कार सर। कृषि स्नातक शिक्षा में हमें बहुत सारे विषय पढ़ने को मिलते हैं और व्यवहारिक ज्ञान मिलता है जो हमारे जीवन से जुड़े हैं। मेरा झुकाव शुरू से ही कृषि की ओर रहा है, इसलिए मैंने BSc कृषि में प्रवेश लिया। मैं आगे कृषि से डिग्री करने के बाद फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए तथा खेती की लागत कम करने के लिए कार्य करना चाहूंगी, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सके। आपने कभी सोचा होगा कि भारत कृषि प्रधान देश है, भारत की आत्मा गांव में बसती है, उसके बावजूद भी बहुत सी सारी कृषि पैदाश ऐसी हैं जो भारत इंपोर्ट करता है। आप सभी कृषि क्षेत्र के विद्यार्थी हैं। आज एडिबल ऑयल के लिए करीब 75,000 करोड़ रुपीस हमारा विदेश जाता है।
तो आपको लगता है कि आप जो योजनाएं बना रही हो तो भविष्य में भारत में मुट्ठी भर भी कृषि पैदावार कहीं से बाहर से लानी न पड़े, उसका लिस्टिंग बनाना, उस पर रिसर्च करना, उस पर काम करना, ये हो सकता है क्या? जी सर, जरूर हो सकता है। यदि सारे कृषि से जुड़े हुए व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता और परिश्रम के साथ लगे रहें और खेती को आगे बढ़ाने के लिए कुछ अच्छा इनोवेटिव सोचे, तो वो जरूर हो सकता है। जैसा कि आपने आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कही है, उसमें युवा को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिला है, जिससे वो अपना स्टार्टअप खोल सकते हैं, अपने खुद के व्यवसाय खोल सकते हैं और जो जिसमें उनकी रुचि है वो कार्य वो कर सकते हैं। चलिए योगांशी, मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। आप इस क्षेत्र में प्रगति करें और वैसे भी हमारे देश का कृषि क्षेत्र ज्यादातर महिलाओं ने संभाला हुआ है। पशुपालन का हो या कृषि का हो, महिलाओं का योगदान सदियों से हमारे यहाँ बहुत बड़ा रहा है, लेकिन हमारी व्यवस्था ऐसी है कि उसको अलग से रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। आपके वहाँ आने से जरूर कृषि क्षेत्र को नई ताकत मिलेगी। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। नरेंद्र सेन 23 साल के नरेंद्र बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर के चौथे वर्ष के विद्यार्थी हैं। राजस्थान के जयपुर में प्रताप नगर सांगानेर के रहने वाले हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। चलिए, आज एक नरेंद्र को दूसरे नरेंद्र से बात करने का मौका मिल गया। सर, ये तो मेरा सौभाग्य है। अच्छा नरेंद्र जी, बताइए, आप तो जयपुर के रहने वाले और इधर बुंदेलखंड में आकर के बैठे हो और हॉर्टिकल्चर के लिए पढ़ रहे हो, और बुंदेलखंड तो पानी के अभाव के कारण जाने जाने वाला इलाका है। आपको आपका राजस्थान, आपका जयपुर और ये क्या क्या महसूस कर रहे हैं आप? जयपुर के आसपास का क्षेत्र प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की ज़्यादा वहाँ पर ये इस्तेमाल होता है, जबकि यहाँ पर अभी इतना प्रयोग नहीं है, परंपरागत खेती ही होती है इधर। और राजस्थान में मसालों की ज़्यादा खेती होती है, जबकि बुंदेलखंड तिलहन और दलहन का प्रमुख क्षेत्र है सर। आपको क्या लगता है कि आप जब ये हॉर्टिकल्चर में जा रहे हैं, अब फल तो सीजनल होते हैं और इनको लंबे समय तक स्टोरेज करना भी बहुत मुश्किल होता है। फल सब्जी की प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन, इससे जुड़े सेक्टर में आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आप क्या कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, क्या बदलाव ला सकते हैं? सर, हमने हमारी पढ़ाई के दौरान फलों और सब्जियों की प्रोसेसिंग से संबंधित विभिन्न विधियां बहुत विस्तार से पढ़ी हैं और अपने विश्वविद्यालय और उद्योगों से जुड़कर प्रायोगिक शिक्षा भी प्राप्त करी है। और स्टूडेंट रेडी कार्यक्रम के तहत हमने व्यावसायिक शिक्षा भी प्राप्त करी है, जिसके साथ ही हम स्टार्टअप शुरू करके आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। आपके यहाँ कभी चर्चा हुई क्या, जैसे हमारे देश में इन दिनों ड्रैगन फ्रूट, यानी बड़े बड़े घरों में, बड़ी बड़ी होटल में आमतौर पर डाइनिंग टेबल पर देखा जाता है, फल खाया जाता है। पिछले दिनों हमारे कच्छ के किसानों ने रेगिस्तान में ड्रैगन फ्रूट की खेती करके एक बहुत बड़ा कमाल किया है, और मैंने तो टेस्ट किया है, बहुत ही मैंने आज तक जितने ड्रैगन फ्रूट खाए हैं उसमें मुझे कच्छ से जो बनाए किसानों ने मेहनत करके तैयार किया है, सचमुच में क्वालिटेटिवली बहुत बड़ा फर्क नजर आ रहा है, लग रहा है। आपको लगता है कि कुछ चीजें हैं जो भारत बाहर से न चलिए, आप बहुत आशावादी हैं नरेंद्र जी, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं। आपको तो बाहर पढ़ने के लिए जाना, बाहर के विद्यार्थियों से, तो ये जो बाहर के लोग रहते हैं उनका तो कोशिश रहती होगी
कि स्वाति उनको सबको अपने घर ले जाए, अपने घर का खाना खिलाए, ऐसा होता है क्या? जी सर, होता है, कई बार होता है ऐसा तो। अच्छा, आप कहीं हो आई क्या? अपनी इन सहेलियां जो यहाँ पढ़ने में साथ मिली हैं, जो दोस्त मिले हैं, तो उनके गांव कभी हो आई क्या? सर उनके गांव तो नहीं, बट हाँ कई जगह हम घूमे हैं अपने ऑल इंडिया एग्रीकल्चर टूर पे। अच्छा स्वाति, बुंदेलखंड तो सचमुच में, क्योंकि मैं उस इलाके में मेरा आना जाना रहा है, पानी के अभाव में बड़ी कठिनाइयों वाला क्षेत्र है। फिर भी आपने कृषि क्षेत्र में जाने के लिए क्यों पढ़ाई करने का सोचा? सर मेरे पिता अपर नगर आयुक्त हैं और उन्होंने अपनी पढ़ाई, अपनी शिक्षा कृषि के क्षेत्र से ही ली है। तो उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली कि मैं प्रेरणा मिली कि पिताजी का दबाव था? नहीं, प्रेरणा मिली। अच्छा। जी सर। और मैं आगे चलकर प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती हूँ ताकि मैं कृषि एवं किसान कल्याण के लिए कार्य कर सकूं। चलिए, तो आप भी अपने पिताजी की तरह सरकार में जाकर के एग्रीकल्चर में ही काम करना चाहती हैं। देखिए, जहाँ पानी कम होता है वहाँ माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर, क्या हम किसानों को इस विषय में जागरूक कर सकते हैं क्या? किसान इन चीज़ों को स्वीकार कर सकते हैं क्या? आप तो खुद किसान परिवार से हैं, पिताजी किसानी में पढ़े हुए हैं, बुंदेलखंड में पानी की चिंता को आप वाकिफ हैं। क्या लगता है, लोगों का मन बन रहा है? यहाँ पर माइक्रो इरिगेशन जैसे ड्रिप इरिगेशन एवं स्प्रिंकलर इरिगेशन के मॉडल तैयार करे गए हैं। हमें इसके बारे में भी पढ़ाया गया है, इसके महत्वता के बारे में भी बताया गया है। और इस वर्ष मैं रावे के अंतर्गत सभी किसानों को जागरूक करने की कोशिश जरूर करूंगी। आप किसानों को कैसे समझाते हो कि फ्लड इरिगेशन, ये पानी, किसान का स्वभाव है, खेत पानी से लबालब भरा हुआ हो, सारी फसल पानी में डूबी हुई, तब उसको लगता है कि हाँ अब कुछ पानी है। उसमें से उसको ड्रिप इरिगेशन में लेकर जाना, जहाँ ऊपर तो सूखा दिखता हो, नीचे से गीला होता हो और फिर फसल होती हो, उसकी इस मानसिकता को कैसे बदल सकते हैं? सर जब वो खुद हमारी यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग अटेंड करते हैं और जब वो खुद डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट्स में देखते हैं कि किस तरह से इतने कम पानी में भी कितनी अच्छी लागत मिल रही है, तो तब वो ये बात को समझ पाते हैं अच्छे से। देखिए, आज इस कार्यक्रम में मुझे बताया गया कि करीब 50-55 हज़ार लोग रजिस्ट्री करा करके ऑनलाइन है। इतनी सारे लोग हैं, तो मैं अपनी बात करने का तरीका बताता हूँ। मैं जब गुजरात में था, वहाँ भी पानी का बहुत कष्ट रहता है, तो मैं लोगों को समझाता था कि ड्रिप इरिगेशन कैसे। तो मैं कहता कि मान लीजिए घर में छोटा बालक है और न वेट बढ़ रहा है, न वो खिल उठता है, बड़ा मुरझाया हुआ दुबला पतला है, और हर माँ बाप चाहता है कि बेटा स्वस्थ हो, दौड़ता हो, हंसता खेलता हो, ऐसा बच्चा हो, और माँ बाप चाहेंगे। लेकिन अगर कोई माँ बाप डेली बाल्टी भर दूध ला करके उसमें बादाम, पिस्ता, केसर सब चीज़ें डाल करके उस दूध से उसको नहला दे, तो उसका स्वास्थ्य ठीक होगा क्या? वो तंदुरुस्त होगा क्या? होगा क्या स्वाति? नो सर, नहीं होगा। लेकिन अगर समझदारी से एक एक चम्मच थोड़ा थोड़ा दूध पिला दे, तो कुछ महीनों के बाद बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? तो जैसे बालक को दूध से नहलाने से स्वस्थ नहीं होता है, एक एक चम्मच दूध पिलाने से बदलाव की संभावना बनती है, ये फसल का भी ऐसा ही है। पानी से पूरा भर देने से जितना फायदा होता है, उससे ज्यादा बूंद बूंद पानी अगर उसके मिलती हैं तो फसल बहुत बढ़िया बनती है। ये बात बड़े सरल शब्दों में लोगों को समझानी चाहिए। और पानी की रिसाइकलिंग हो, बरसात के पानी को कैसे जमीन के नीचे स्टोर किया जाए, इसके लिए जो आधुनिक और कम खर्च वाली तकनीक है, उनके बारे में जानकारी सामान्य जन तक पहुंचाना जरूरी है।
अगर आप इजराइल की वेबसाइटें देखेंगे वहाँ के एग्रीकल्चर की, बुंदेलखंड को वहाँ के कई मॉडल काम आ सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप पढ़ लिख करके इसी इलाके में कृषि क्षेत्र में काम करने जा रही हो तो जरूर आपका ज्ञान और आपका अनुभव और आपके पिताजी के आशीर्वाद जरूर इस क्षेत्र के किसानों की स्थिति को बदलेंगे, कृषि की स्थिति को बदलेंगे। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं सर।